दोस्तों गुड आफ्टरनून। सो टुडे इज सैटरडे, दिन के 2:40। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ना, वो है एक एक जो बैटल चल रहा है, लीगल बैटल, एक बुक के ऊपर, एन ऑटोबायोग्राफी। एक जो बहुत बड़े टाइकून है हमारे इंडिया के, जो रेमंड के एक्स चीफ हुआ करते थे, डॉक्टर विजयपत सिंघानिया। तो इनका एक ये जो एक एक बैटल चल रहा है उनके बीच में, उनके पुत्र के बीच में, उनके कंपनी के बीच में। और ये बैटल चलता रहा। फिर वो आ, बीच में एक इंटरिम ऑर्डर था। अच्छा, ये विजयपत सिंघानिया एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते हैं, तो लिखी है उन्होंने। तो उसको फिर कंपनी ने, उनके पुत्र ने केस किया। फिर ये बैटल चला। फिर हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने इसको रिस्ट्रेन किया कि पब्लिशर्स को और ऑथर को कि आप इस बुक को पब्लिश नहीं कर सकते हैं, सर्कुलेट नहीं कर सकते। फिर ये बैटल चलता रहा। फिर 2 दिन पहले एक अच्छी खबर ये आई कि अब डॉक्टर सिंघानिया की ये बुक पब्लिश हो सकती है। अभी अमेजॉन पे मुझे दिखाई दे रही है। तो हाई कोर्ट के डबल बेंच ने पहले के जो सिंगल बेंच का जो रिस्ट्रेंट था, मेरे ख्याल से इंजंक्शन था, तो उसको खारिज किया। और अभी शायद इसको परमिशन दे दिया कि आप ये जो बुक है, जिसका नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर विजयपत सिंघानिया, तो इसको वो पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिशर्स इसको पब्लिश कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। अभी मैं देख रहा था अमेजॉन पे ये बुक अवेलेबल है। और ये बुक यदि हम देखें तो इसका किंडल एडिशन है 365.24, 365 रुपीज़ 24 पैसा। और इसका हार्ड कोर है 599 रुपीज़। तो ये 232 पेजेस की एक बुक है। अब दोस्तों ये बात जो मुझे शेयर करनी है, ये बड़ी दुख भरी कहानी है एक पिता की, एक माता और पिता की। अच्छा, हुआ ये था, शॉर्ट में बता दूं कि डॉक्टर सिंघानिया के बहुत सारे अचीवमेंट हैं। तो इन्होंने ये कंपनी खड़ा कर दी जो रेमंड के नाम से जानी जाती है। और ये कंपनी 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू रखती है। अब हुआ ये कि इन्होंने प्यार में, प्रेम में अपना जो भी शेयर था, अब इनकी भी उम्र हुई तो करीब 38% शेयर रेमंड में था। और दूसरे कई सारे कंपनियों में जो उनका अपना शेयर था, उन्होंने अपने पुत्र को गिफ्ट कर दिया। फिर हुआ ये कि अब जो इनकी एक इमारत है, 36 मंजिल की बिल्डिंग है जिसमें ये रहा करते थे, फिर पुत्र ने ये सब कुछ हड़प लिया। और फिर इनको इवन रहने के लिए भी जगह नहीं मिली। फिर एक रेंटेड हाउस में रहने लगे। और आप सब लोगों ने देखा होगा एक इनका, मतलब इनका और इनकी पत्नी का ये जो एक वीडियो बहुत पहले, एक 3-3.5 मिनट का एक गाना जो हेमंत कुमार जी का है, ये बहुत प्रचलित हुआ। इन्होंने बड़े दुख भरे शब्दों में, बड़े प्यार से ये गाना दोनों ने मिलकर गाया। हाँ, हम सब ने देखा होगा। हेमंत कुमार का सॉन्ग था, वो फिल्म प्यासा का ये गाना है। और उसके बोल थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की दर्द मिली, चाहत के नाम नग में चाहे चाहे तो आहें सर्द मिली। तो अंत में उसके जो पंक्तियां हैं बड़े खूबसूरत है। तो उन्होंने वो 3-3.5 मिनट का ये गाना गाया। छू लेता है, मतलब वो दुख दिख जाता है, पेरेंट्स का दुख दिख जाता है। मतलब अगर से पुत्रों से या पुत्रियों से पेरेंट्स को अगर से इस तरह का दुख मिलता है, तो ये समझने जैसी बात है। ये दर्दनाक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मेरा तो हमेशा यही रिक्वेस्ट होता है कि बच्चे चाहे कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स को इस तरह का दुख नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो उसकी आखिरी पंक्तियां इस तरह थी, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला, हमने तो बस, वही जो गाना शुरू होता है, हमने तो बस खुशियां मांगी थी,
मंजिल ढूंढी थी, प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। तो इस तरह से ये हेमंत कुमार जी का जो गाना है, तो ये दोनों मिलके गाते हैं। 3 साढ़े 3 मिनट का ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, ये यूट्यूब में है, इस तरह कई सारे सोर्सेस है इसके। बड़ा प्यारा गाना इन दोनों ने गाया था। उनका उनका ये जो गम है, उन्होंने उनकी ये जो पूरी स्टोरी है उसको उन्होंने बयान किया। अच्छा, इंडिया टुडे को ये कभी बीच में एक बार, ये 2015 की कहानी है। 2015 में इन्होंने अपने पूरे शेयर्स गिफ्ट में दे दिए थे अपने पुत्र को, और उन्होंने इसको पूरा हड़प लिया। मतलब पेरेंट्स को कुछ नहीं दिया, पेरेंट्स को रहने के लिए जगह नहीं थी, वो तो रेंटेड हाउस में रहते थे, जबकि रेमंड की 36 मंजिल की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उस इंटरव्यू में उनके ये शब्द थे। क्या शब्द थे? जैसे पेरेंट्स प्यार में पुत्र को, पुत्रियों को प्यार में दे देते हैं, अपने पेरेंट्स गिफ्ट दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे भी जो ये शेयर्स थे, मेरा भी जो शेयर था, ये 38% शेयर्स खाली रेमंड्स में जो थे, मैंने भी मेरा ये शेयर मेरे नालायक पुत्र को गिफ्ट कर दिया। ये उनके शब्द है। और जैसे हर बाप गलती करता है प्रेम में, उन्होंने कहा हमने भी की, और हमारी इस गलती का जो प्रायश्चित है या जो उसके फलस्वरूप जो भी हमें दुख मिल रहा है तो हमें ही झेलना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ये लंबी बैटल फाइट की। तो ये बैटल कल परसों 2-3 दिन पहले ये एंड हुई। खास करके केवल यहाँ तक, ये जो बुक, क्योंकि उनको ये बुक लिखने का भी परमिशन नहीं मिला। ये जो एन इनकम्प्लीट लाइफ, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर विजयपत सिंघानिया, तो ये भी बुक उनको लिखने के लिए परमिशन नहीं मिली थी। अब लेकिन हाईकोर्ट ने वो पहले के सिंगल बेंच ऑर्डर को रिस्ट्रेंट कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, और ये बुक पब्लिश करने के लिए पब्लिशर्स को परमिशन मिल गई। और ये बुक आ भी गई, जो मैं कह रहा था, अभी ये अवेलेबल है, हम पढ़ सकते हैं। ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज हमको ये पढ़नी चाहिए, इनसे बहुत सारी सीख मिलती है। तो इन्होंने भी यही कहा कि भाई इस तरह की गलती, देखिए इसमें एक शब्द है जो अमेजॉन में ये बुक, जो ये, तो वहाँ पर एक सेंटेंस वो यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा मुझे अच्छा लगा। इफ़ ओनली आई न्यू देन व्हाट आई नो नाउ माई लाइफ वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो ये लर्निंग है यहाँ पर हमको लर्निंग किस चीज़ की है, वो इस तरह की। वो भी कहते हैं कि हमने लर्न किया, दूसरों को, पेरेंट्स को भी लर्न करना चाहिए। जब शेयर गिफ्ट करते हैं, दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तो सोच समझ के कितना देना चाहिए, खुद का भी देखना चाहिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ है। तो इफ़ ओनली आई न्यू देन व्हाट आई नो नाउ माई लाइफ वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। मैं जो जानता हूँ अभी, अगर से इसको मैं उसी समय जानता तो मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग होती। तो इस तरह से कुछ उन्होंने ये कहा इंग्लिश में। तो ये सीख है इससे। अब हम जो मैं जो बार बार बात कहता हूँ, वो पति की बात पर आते हैं। तो ये जो इनकम्प्लीटनेस, ये जो अनफुलफिलमेंट, तो हमारा तो मार्ग ये है। मैं तो हमेशा केवल स्पिरिचुअलिटी और ध्यान की बात करता हूँ, कोई और दूसरी बात नहीं करता। फिर आप कहते हो घूम फिर के मैं वहीं आ जाता हूँ। हाँ, मैं घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ। देखिए, फुलफिलमेंट तो राजा हो, टाइकून हो, कोई भी हो, अंततः फुलफिलमेंट, जो रियल फुलफिलमेंट है ना, आप कुछ भी कर लो, जो हमारे भीतर जो बैठा हुआ जो आत्मन है ना, उसका फुलफिलमेंट तो परमात्मन से ही मिलता है। देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बार बार यही कहूँगा, ठीक। तो ये जो लाइफ है, मैं बार बार कहता हूँ कि लाइफ इमोर्टल है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनादि अनंत है। और जो ये बर्थ और डेथ हम जो देखते हैं ना, ये केवल एक दो छोर है। जैसे एक नदी है, नदी के दो छोर है, तो एक बर्थ और डेथ की तरह मैं खाली एक जस्ट सूचक दे रहा हूँ। अब उसके बीच में से ये जो बहने वाली धारा है ना, ये जो नदी बह रही है, जो स्ट्रीम बह रहा है, ये है वो जीवन। यहाँ पर एक जगह कृष्ण कहते हैं, ये जो आत्मन है हमारे भीतर बैठा हुआ, उसकी अनंत जर्नी है। उसकी जर्नी कहीं शुरू नहीं होती, कहीं अंत नहीं होता, बट एक प्यास बुझती है, हमको एक फुलफिलमेंट मिलता है। वो फुलफिलमेंट केवल उससे ही मिलता है, जो आत्मन परमात्मन को जाकर मिले। वो हमारे भीतर ही है, कहीं और जाना नहीं है। तो हमारी खोज दो तरह की होनी चाहिए।
एक छोटी कहानी बताता हूँ। जैसे एक राजा थे, और राजा अपने रात में सो रहे हैं अपने कंफर्ट में, अपने पलंग में, मतलब अब उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो करवट बदल रहे हैं इधर उधर। तो अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई देती है छत से। एक कहानी है, कहानी को कहानी की तरह ही लीजिए। सब कहानियाँ एक बुद्ध कथाएँ होती हैं, कुछ लर्निंग्स होती है वहाँ पर। डोंट टेयर इट अपार्ट एंड आस्क ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, ठीक। तो राजा को नींद नहीं आ रही है, वो करवटें बदल रहे हैं, और आवाज़ आती है छत से। तो राजा पूछते हैं, कौन है भाई, क्या हो रहा है, कौन है ऊपर छत पर? तो छत से एक आवाज़ आती है, धीमी सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ कहती है, रात हुई है और मेरा ऊंट खो गया है, तो मैं ऊंट को खोज रहा हूं। इस तरह की आवाज़ आती है। राजा कहता है, कभी छत पर ऊंट खोता है क्या? और ऊंट और छत पर ऊंट खोजने पर मिलता है क्या? फिर वो आवाज़, फिर से एक आवाज़ आती है, और आवाज़ कहती है, सही कहा राजन आपने, तो आपको जो फुलफिलमेंट है वो आपके इस विशाल राजा के घर में कैसे मिलेगा? तो ये कहानी का अंत ये है, कल सुबह जब दूसरे दिन की सुबह होती है तो राजा राज्य में नहीं मिलता है। सारांश यह है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंफर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, फुलफिलमेंट इज एन अनदर थिंग। जो इनर फुलफिलमेंट है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एनलाइटनमेंट वाली जो फुलफिलमेंट है, फिर बुद्ध सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं? निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, निर्वाण को उपलब्ध होने के लिए, आत्मबोध या आत्मज्ञान के लिए सब कुछ क्यों छोड़ देते हैं? राज्य को क्या, देखिए वहां पर की कहानी क्या थी। पिताजी कह रहे हैं, भैया अब तुम सम्राट भी बन सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम सब कुछ छोड़ छोड़ के इधर आ जाओ, अपना बिजनेस संभालो। बुद्ध कहते हैं, मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, मेरा अपना अलग विजन है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। तो बुद्ध सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर वो अंततः गौतम सिद्धार्थ से फिर वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो यहां पर जो है ना, बुद्धहुड टू बुद्धाहुड, ये जो जर्नी है, ठीक है, हमको बुद्धहुड में ही पड़े नहीं रहना है। देयर हैज टू बी अ टर्निंग पॉइंट। यू हैव टू टर्न इन टू अवेक योरसेल्फ, टू मूव फ्रॉम दैट बुद्धहुड टू बुद्धाहुड। वो अवेकनिंग है, वो ही केवल फुलफिलमेंट देती है, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक। तो यहाँ पर जो लाइफ हम कहते हैं ना, इसका मैंने एक एक्रोनिम बनाया है। ये जो लाइफ शब्द है, मैंने आप एक एक्रोनिम इसको दिया है। इसको मैं कहता हूँ लिविंग इंटेंसली फॉर एनलाइटनमेंट। ये गोल होना चाहिए। बाकी के गोल भी है, सी इनके अचीवमेंट देखो आप। रेमंड को इतना बड़ा 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा एम्पायर के साथ साथ इनके दूसरे भी अचीवमेंट है। ये बहुत बड़े एक एविएटर माने जाते हैं। इन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक बार देख लूँ तो इनके बारे में कहा जाता है, भैया इन्होंने, इनका जो एडवेंचर था इन द स्काईज, एंड ही ब्रोक 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज एन एविएटर, एंड ही सर्व्ड a brief stint as a professor, and he also became sheriff of Mumbai. तो भैया रेमंड के चीफ टाइकून के साथ साथ इनके दूसरे अचीवमेंट भी है। तो ये जो बाहर की दुनिया है, ये अचीवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट जो एक इनर फुलफिलमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी एक नीड है। देखिए हमारे गुरु बाबा ये सब स्वामी, फेक साधु स्वामी क्या बोल रहे हैं, आपके डिजायर्स छोड़ो, डिजायर्स छोड़ो। देखिए हमको इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा, नीड एंड डिजायर्स, ठीक है। ऑल नीड्स आर ऑर्गेनिक, वो नेचर से आ रही है। जैसे प्यास लग रही है तो हम पानी पीते हैं, भूख लग रही है तो हम खाना खाते हैं, नींद आ रही है तो हम सोते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड नीड्स, ठीक। डिजायर्स क्या है? डिजायर्स तो इन्फिनाइट है, उनका कोई अंत नहीं है, वो कभी फुलफिल होते नहीं है, वो बढ़ते ही जाते हैं। ये दिल मांगे मोर, ये है डिजायर्स। लेकिन सभी नीड्स जो है वो फुलफिलमेंट के लिए है।
चाहे वो नीड कोई भी हो, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, बट वो आपकी नीड जेन्यून होनी चाहिए। चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, लव की हो, सोने की हो, घूमने की हो, एडवेंचर की हो, डांस करने की हो, एंटरटेनमेंट की हो, कोई भी हो, वो नीड फुलफिलमेंट की। अगर से आप उस नीड को फुलफिल नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर आप खुद पछताओगे, आप बोलोगे ये मैंने क्या कर दिया। ठीक, तो नीड्स एंड डिजायर्स। अच्छा देखिए, अब्राहम मैस्लो की जो 5 टियर हियरार्की थ्योरी है, उसमें भी अब्राहम मैस्लो क्या कहते हैं, वो तो केवल सभी वो पूरी सीडी को वो नीड्स में ही डिवाइड करते हैं। अंततः जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जो हमारी तरफ हमारे उपनिषद में या वेदों में हमने जो इसको जो एनलाइटनमेंट जो कहा, जो अंततः जो समाधि जो उपलब्धि है, उसको भी उन्होंने नीड ही कहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो ए नीड। पहले वो सोशल नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, जो मैं अभी बात कर रहा था, इकोनॉमिक नीड्स, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिजिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, फिर अंततः अल्टीमेट फ्रीडम, स्पिरिचुअल फ्रीडम, मोक्ष। ठीक, फाइनल जो अबंडेंट फ्रीडम है, उसके साथ साथ ये फ्रीडम्स भी तो है, ये नीड्स भी तो है। इनको यदि फुलफिल नहीं करके यदि इनको आप रिप्रेस करते हो या सप्रेस करते हो, फिर दुगना पावर से, दुगना एनर्जी से फिर उभर के आती है, फिर आप ही को परेशान करेगी। आप ही का जो अंतस है आपका, उसको फिर परेशान करिए, खुद परेशान हो जाओगे आप। फिर आप कहोगे ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। तो जब भी ये नीड उभर के आती है, ध्यान से देखो उसके तरफ, ये नीड है कि डिजायर है। नीड है तो कोशिश करो कि वो फुलफिल हो जाए, डिजायर है तो बोलो भैया तुम डिजायर हो, तुम मेरे लिए नहीं हो। Spirituality is not against your achievements in the mundane world. Please understand this very carefully. बाबाओं के भाषाओं में मत जाओ। ये जो फेक स्वामीज, फेक गुरुज, फेक सदगुरुज है, उनकी भाषा में मत जाओ, उनके शब्दों में मत पढ़ो, मत जकड़ जाओ। वो बोलते हैं छोड़ छाड़ के सब आप हमारे पास आ जाओ, हम तुमको वो इनर फुलफिलमेंट देंगे। कुछ बाबा तो शुरू भी कर दिए, वो नूडल्स भी बेच रहे हैं, निर्वाणा भी बेच रहे हैं। कुछ बाबा तो वो कह रहे हैं हमारे पास सब है, अब आ जाओ, हम नूडल्स भी देंगे, आपको निर्वाणा भी देंगे। खबरदार, बी वेरी केयरफुल, डोंट फॉल ट्रैप टू दीज फेक थिंग्स। जो भी है वो आपके भीतर है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो आपका गुरु भी आपके भीतर है। गुरु गीता के हिसाब से जाओगे तो जो रियल गुरु जो है वो आपके भीतर है, वो आपका सेल्फ रियल गुरु। आपकी दिल की सुनो, किसी और की मत सुनो। ठीक है, दिल से शुरू करो, मस्तिष्क तक जाओ, एक्शन में भी जाओ, लेकिन प्यूरिफाइड एक्शन होना चाहिए, कॉन्शियस एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी कहानी बताता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक जेन मास्टर को किसी ने पूछा, भैया आप एनलाइटनमेंट के पहले क्या करते थे? तो जेन मास्टर ने जवाब दिया, अगर से मुझे भूख लगी तो मैं खाना खाता था, मुझे नींद आई तो मैं सोता था, मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीता था, और कुछ करना होगा तो आई यूज टू गिव वाटर टू द गार्डन्स। तो फिर मैं वेल से पानी ले आता, गार्डन में पानी देता। तो फिर उस डिसाइपल ने, ये इस तरह के डिसाइपल्स है जो हम गलत धारणाओं में पढ़ते हैं, तो वो कहता है अच्छा एनलाइटनमेंट के बाद फिर आप क्या करते हो? ज़ेन मास्टर ने कहा मैं वही करता हूँ जो पहले कर रहा था, भूख लगी तो खाता हूँ, नींद आई तो सोता हूँ, प्यास लगी तो पानी पीता हूँ, कुछ काम करना होगा, अगर से झाड़ों को पानी देना होगा गार्डन में तो वेल से पानी ले आता हूँ और पानी दे देता हूँ। ओ माय गॉड! फिर वो डिसाइपल ने कहा, जो प्रश्न पूछ रहा है मंकी माइंड, तो उसने पूछा फिर ये इसमें क्या फर्क हुआ? आप एनलाइटनमेंट के पहले भी, आत्मबोध के पहले भी यही करते थे और आत्मज्ञान के बाद भी आप यही करते हो, तो फिर एनलाइटनमेंट का मतलब क्या रहा? तो ये इंपॉर्टेंट है। जेन मास्टर ने जवाब दिया,
एनलाइटनमेंट के पहले मैं जो करता था वो अनकॉन्शियसली करता था, और एनलाइटनमेंट के बाद जो मैं करता हूँ, अब जो मेरे कृत्य है छोटे छोटे, चाहे वो कोई भी कृत्य हो, मेरी जो छोटे छोटे कर्म हैं, कृत्य है, चाहे वो कुछ भी हो, सोने के हो, खाने के हो, कहीं जाने के हो, डांस करने के हो, पोएट्री लिखने के हो, ऑफिस में काम करने के हो, मार्केट में जाने के हो, बोर्ड रूम के हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हो, कुछ भी हो, तो मैं वो अभी कॉन्शियसली करता हूँ। फर्क क्या है पहले और बाद में? ये जो फिटनेस में, इसमें उसमें अभी हम दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट, फर्क क्या है? फर्क है क्वालिटी का, फर्क है वो डिग्री ऑफ अवेयरनेस का, फर्क है वो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस का। वही एक्टिविटी जो मैं पहले अनकॉन्शियसली करता था, वही एक्टिविटी मैं कॉन्शियसली करता हूं, बस यही फर्क है उस जन्माष्टमी का। तो इस कहानी से हमको ये मिलता है। तो अब ये कहानी पे जब आते हैं तो ये लाइफ फुलफिलमेंट की बात आती है। यहाँ पर मेरे को केवल कहना इतना है, देखो, if the frustration is coming to me because of me, I will handle it. So the person will, that son or daughter will handle it with her or his own strengths. ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर से वो फ्रस्ट्रेशन या दुख अगर से पेरेंट्स को आ रहा है, चिल्ड्रन की ओर से, ये थोड़ा सा मुझे, ये मेरी अपनी सोच है, ये मुझे मंजूर नहीं। सो द चिल्ड्रन हैव टू बी वेरी केयरफुल that no matter what, please don't give this kind of pain to your parents. ये मेरा अपना कहना है। आई मे बी रॉन्ग, तो प्लीज़, आपको लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ तो आप बोलो कि मैं रॉन्ग हूँ। ये मेरे दिल की बात मैंने बताई, ये मेरे को एप्लीकेबल है, सबको एप्लीकेबल है। तो बुद्ध जैसा एक आदमी है जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर कोई पुत्र है, वो हड़प लेता है गिफ्ट में दी हुई चीज़ को। तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक लर्निंग है। इस लर्निंग को वो जो शेयर कर रहे हैं अपने बुक के जरिए, ही इज ऑल्सो ए ग्रेट अचीवर, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी। अदरवाइज व्हाई वुड आई शेयर दिस स्टोरी इफ द स्टोरी इज मीनिंगलेस? I always try, see, my humble say is I always try to share something that is meaningful. मुझे मीनिंगफुल से मतलब, मीनिंगलेस से मुझे कोई मतलब। ठीक, तो इस छोटी सी ये वीडियो से मुझे ये कहना था। यहाँ पर हमको ये सीखने के लिए सीख मिलती है। ये अंततः मैं एक और एक छोटी बात कहता हूँ। ओशो से भी किसी ने पूछा था ऑटोबायोग्राफी के ऊपर, तो ओशो ने कहा जो मेरे भीतर जो आत्मन बैठा है उसकी बायोग्राफी कैसे हो सकती है, उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसे हो सकती है? इसलिए उनके वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लिखा हुआ है उनके समाधि के ऊपर इसी तरह से, the one who has neither born nor will nor dead but only visited the planet earth between these two dates। तो ये जो दो डेट है ना हमारी, बर्थ डेट एंड डेथ डेट, मैंने कहा ये जो नदी के दो किनारे हैं, उस तरह से ये दो एपिसोड्स है। वो केवल अपेरेंट है, मरता कुछ भी नहीं है, केवल एक ही चीज मरती है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, अद्वैत है। जो जन्मा ही नहीं तो मरेगा कैसे? तो उसमें से मरने वाली चीज कैसे आती है? आप एक बार सोच के देखिए। जो हमारे वेदों में, उपनिषदों में जिसका जिक्र है वो अनादि अनंत जो अद्वैत है, तो वो जब जन्म ही नहीं हुआ उसका तो मरेगा कैसे? तो उसमें से जो आने वाला है, ये जो आत्मन आ रहा है, ये जो छोटी सी ज्योति आ रही, वो मरेगी कैसे? तो फिर यहां पर ये प्रश्न उभर के आता है, तो मरता क्या है? तो केवल एक ही चीज मरता है दोस्तों, वो है हमारे भीतर का जो अहंकार। वो जन्म लेता है, वो मरता है। अब उसका जन्म कब होता है नहीं मालूम, बट एनलाइटनमेंट होने पे, ये जो फुलफिलमेंट होने पे, ये जो इनर फुलफिलमेंट से उसकी वो मर जाता है। देखो मरता कुछ भी नहीं। अगेन थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। 4 लॉज है ना। तो पहला लॉ तो क्वांटम की बात करता है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। दूसरा लॉ क्वालिटी ऑफ एनर्जी की बात करता है, ऑल एनर्जी इन द टोटल सिस्टम रिमेन्स द सेम। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। साइंस दूसरे इसमें कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर एनर्जी दोनों एक ही है, ठीक।
लेकिन मैं एक थोड़ी सी तीसरी बात कह रहा हूं, मैटर, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। जो कंटेंट इन द कॉन्शियसनेस चला जाता है, योर थॉट इज ए कंटेंट इन योर कॉन्शियसनेस। जब आप धीमे धीमे उस ध्यान से गुजरते हो तो एक एक्सपीरियंस और एक होता है, इन एन एब्सोल्यूट साइलेंट स्टेट ऑफ योर माइंड you come in contact with the light of your soul, you will come in contact with the light of your consciousness, और वो है प्योर चैतन्य। उससे फुलफिलमेंट आपको होता है, वो अवेकनिंग है। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं इसको, आप हमारे अपने ओर देखने की जरूरत है। ये जो मंकी माइंड है उसके ओर देखने की जरूरत है, ध्यान से, विदाउट टैगिंग इट, विदाउट नेमिंग इट। उसको नाम देने की जरूरत नहीं, गलत टैगिंग करने की जरूरत नहीं, उसको कैटेगराइज करने की जरूरत, खाली धीमे से देखना है, फिर उसका रूपांतरण होगा। यही तो ध्यान की विधि है। ध्यान की सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो अपने आप रूपांतरण कर देता है। ऑब्जर्वेशन ब्रिंग्स दैट चेंज, इट चेंजेस द क्वालिटी ऑफ ऑल योर इमोशंस, थॉट्स एंड एक्शंस। लाइफ, living intensely for enlightenment, this is our goal. This will give us the total satisfaction, total fulfillment. And spirituality is not against fulfilling your needs. ये गलती भी मत करना, फिर क्या होगा, आप रिप्रेस करोगे, आप सप्रेस करोगे, फिर परवर्शन होगा। आपके नीड्स को फुलफिल नहीं करके यदि आप उसको सप्रेस करते हो, रिप्रेस करते हो, तो आपको उसके फिर फल स्वरूप दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर परवर्शन आ जाता है। तो हमें उनको फुलफिल करना है, हमें उनको ट्रांसफॉर्म करना है। यदि डिजायर भी आता है तो उसको आप नीड में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, या डिजायर है तो समझ लीजिए कि वो डिजायर है, वो कभी खत्म नहीं होता। ये दिल मांगे मोर, उसका कभी अंत नहीं होता, तो उसको छोड़ दीजिए। एनलाइटनमेंट भी एक छोटी सी नीड है। अब्राहम मैस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, वो नीड भी, वो प्यास भी उगनी चाहिए और बुझनी चाहिए। इवन वो प्यास भी जगनी चाहिए, नहीं तो फिर वो अल्टीमेट फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। राजा जनक छोड़ के गए, अष्टावक्र ने बोला राजा जनक को, आप राज्य छोड़ दीजिए मालिक, प्रभु मैं आपका गुरु हूं, आप सब छोड़ छाड़ दीजिए, मेरे आश्रम में चले आइए। कहा उन्होंने इस तरह से। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि तुम छोड़ छाड़ के चले जाओ। कहां जाओगे छोड़ छाड़ के? यूनिवर्स के बाहर तो कुछ है ही नहीं, इस जीवन के बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो वही है, ये जीवन ही है। यही तो फ्रस्ट्रेशन दे रहा है। यदि नॉन फुलफिलमेंट आ रही है तो वो यहीं से आ रही है ना, और कहां से आ रही है? तो इसको हमको समझने की बहुत ज़रूरत है। मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। देखो 28 मिनट तो ऐसे ही हो गए, आप फिर बोलोगे लंबे वीडियो पसंद नहीं आते। तो अंततः मैं इतना ही कहूँगा, अब ये वीडियो तो थोड़ा सा इस तरह का है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओ लॉर्ड, मूव अस फ्रॉम डार्कनेस टू illumination. Thank you. Om Shanti Shanti.